हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। अपना तकनीकी चैनल। और आज हम आपको पूरी तकनीकी जानकारी देने वाले हैं। शिमला मिर्च की खेती, रंगीन शिमला मिर्च जो पॉली हाउस नेट हाउस में आप लगाते हैं, पूरा वीडियो तकनीकी है। एक ही निवेदन है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जितनी भी समस्याएं शिमला मिर्च की खेती में करने में आ रही है, विशेष रूप से जो आपको ट्रांसप्लांटिंग तक का ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर जो आ रही है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला मिर्च की खेती ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर हम कैसे करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिमला मिर्च जो लगाते हैं तो उसको कैसा मौसम चाहिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है जो यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें शिमला मिर्च की खेती में पूरा का पूरा जो खेल है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपकी जो सनलाइट मिलती है उसका है, उसी के ऊपर आपकी फ्रूट सेटिंग, आपके फ्रूट का कलर, आपके फ्रूट की साइज, उसकी क्वालिटी सब डिपेंड करती है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है ये पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए चाहिए। जब हमारी उसके अंदर फूल आते हैं उस समय पे अगर 10 दिन के लिए नाइट टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री के बीच में है तो आपकी जो फ्लावर सेटिंग जो है या फ्रूट सेटिंग जिसको हम कहते हैं वो सबसे अच्छी होती है। 32 डिग्री के ऊपर तापमान जाएगा तो वो पौधे के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा एक डिमार्केशन है। अगर इससे ऊपर तापमान जाए तो हमको उस तापमान को कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको काम चालू करना पड़ेगा। आप 32 से 38 डिग्री के ऊपर, अगर 38 से ऊपर चला गया तो बिल्कुल फ्रूट सेटिंग रुक जाती है। नाइट्रोजन आप ज्यादा देंगे तो भी फ्रूट सेटिंग कम हो जाती है। तो अगर आप नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा अभी तक दे रहे थे तो आप इसके ऊपर विचार कीजिएगा। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी भी आपके पॉली हाउस नेट हाउस में 80% से ज्यादा जाती है तो भी आपका जो है वो फ्लावर ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाता है। और इसी के आधार पे हमको एक बैक कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मेरे को कहते हैं साहब अभी हम शिमला मिर्च लगा लें। तो आप यूं देखें, इसका बैक कैलकुलेशन का मतलब कि आज मेरी पौध अगर मैं सीड लेके बाजार से मेरे पास आया, मेरे को उसको लगाने के अंदर मतलब पौध लगाऊंगा तो 30 से 35 दिन आप पौध के मान लें, कम से कम 30 टू 35 डेज उसके पौध के लगेंगे। फिर उसके बाद में उसमें जो फर्स्ट फ्लावरिंग होती है वो 30 से 35 दिन बाद होगी, यानी अपने लगभग 65 से 70 दिन हो गए। तो आज अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो आज के 70 दिन बाद मेरा मौसम कैसा होगा। जो मैंने ये कहा नाइट टेम्परेचर इतना या डे टेम्परेचर जो हमारा है 15 टू 30 डिग्री जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए शुरू में, वो हमको मिल रहा है या नहीं, इसके हिसाब से हमको बैक कैलकुलेशन करनी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉली हाउस या नेट हाउस में अगर हमको शिमला मिर्च लगानी है, चाहे ग्रीन लगानी हो चाहे कलर, तो साल में एक ही मौका आता है। वो होता है हमारा कि हम उसकी जुलाई के अंदर नर्सरी तैयार करें, जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में, और 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में उसको ट्रांसप्लांट कर दें। उसके बाद में स्पेशली अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में हमारी सर्दी चालू हो जाती है। आप रेस्ट ऑफ इंडिया अगर आपका मौसम जैसा मैंने इसमें लिखा है, ये अगर आपका मीट आउट होता है पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग के समय, तो फिर आप कभी भी शिमला मिर्च लगा सकते हैं। अब उसकी जो पौधे की बढ़वार के लिए क्या-क्या हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आपकी पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग, फ्रूट सेटिंग कम हो जाएगी। ये हमको ध्यान में रखना है। ज़्यादा फल सेट हो गए, तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब सारे यहाँ पे वो मतलब एक दूसरे से आंकड़े विपरीत चलते हैं। सूर्य की लाइट, सनलाइट, लाइट इंटेंसिटी पौधे को कम मिलेगी तो पौधे की तने की लंबाई जो इंटरनोडल स्पेस हम कहते हैं वो बढ़ जाएगा। ज्यादा धूप मिलेगी तो आपका जो शिमला मिर्च है वो उसके अंदर जो वो स्corching आ जाती है ज्यादा धूप से। फ्लावर ड्रॉपिंग, फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है, फ्रूट का साइज छोटा हो जाता है। इसीलिए जो आप कई बार देखते होंगे ना, मई जून में छोटी छोटी जो शिमला मिर्च है वही लाल हो जाती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका हमको ध्यान में रखना है। अब फल सेटिंग के लिए डे और नाइट टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। कूल, जैसे मैंने कहा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाते ही आपका इसके अंदर पोलिनेशन बिल्कुल रुक जाता है।
इसी तरह से अच्छा तापमान हमको कौन सा चाहिए, 21 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का, और रात का कितना होना चाहिए, लगभग हमारा 17 टू 19 डिग्री। अगर रात का टेम्परेचर 21 डिग्री से ज्यादा जाता है रात का, दिन का नहीं, तो आपके फ्लावर ड्रॉपिंग या जो उसमें फूलों का गिरना, फल सेट होना, वो कम हो जाता है। इसी तरह से नॉर्थ इंडिया वालों के लिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे खीरे की तरह फ्रूट बन जाते हैं, मतलब बिना पोलिनेशन के वो मिर्च है वो सेट हो जाती है। लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है कि उसका साइज बिल्कुल छोटा सा रहता है, एकदम गोली जैसा, इतना ऐसा ही रहता है, बिल्कुल छोटा साइज रहता है, उसके अंदर बीज बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो ये कारण हमारे हो सकते हैं, और इनको हम कैसे मैनेज करेंगे फिर, कि हाई टेम्परेचर को भी हमको मैनेज करना है, लो टेम्परेचर को भी मैनेज करना है, सनलाइट को भी मैनेज करना है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये आंकड़े दिखाए हैं कि आप इनको अच्छे से नोट कर लें, और इनके ऊपर हमको आगे फिर काम करना है। अब मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि खीरे की बजाय अगर हल्की फुल्की पीएच ज्यादा है तो भी चल जाता है, और खास करके इसी जो विद्युत चालकता है अगर वो 2 तक भी है तो शिमला मिर्च उसको जो है वो सहन कर लेती है। नीचे एक मैंने छोटी सी कैलकुलेशन भी लिखी है। कई बार क्या है, आपके जो मिट्टी पानी की आप रिपोर्ट चेक करवाते हैं उसमें आता है कई बार डेसी साइमंस डीएस पर एम लिखा रहता है, कई बार एमएमएचओ पर सीएम लिखा रहता है। ये दोनों एक ही चीजें होती है। इसको डेसी साइमंस पर मीटर बोलते हैं और इसको मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये अगर एक एक मतलब सेम होती है। कई बार हम टीडीएस और इसी के अंदर जैसे पानी का आप चेक करवाते होंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लगभग 640 जो टीडीएस है उसका एक इसी बनता है, और ये आपका 5 इसी तक लागू है, आधे से लेके 0.1 से 5 इसी। अगर आपकी 5 इसी से ज्यादा कभी पानी है या उसका टीडीएस उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर ये 640 की जगह आपको 800 से कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक छोटी सी मैं आपको गणित भी यहाँ पे बता देता हूँ। मिट्टी, पौधे का और पानी का, तीनों का एक अच्छा रिश्ता है, और उस अच्छे रिश्ते के लिए हमको 25% हवा, 25% पानी और 5% जो हमारे जैविक पदार्थ हैं, ये आपको मिट्टी में जरूर मेंटेन करने हैं, तभी हमारे जो पौधे की जो रूट सिस्टम है वो अच्छा होगा। रूट सिस्टम अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा पौधा भी अच्छा होगा। अब कुछ आपको मैं वो भी बता देता हूँ कैलकुलेशन, जैसे पीपीएम वगैरह आते हैं ना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपीएम क्या होते हैं। पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में एक हिस्सा, उसको कहते हैं पीपीएम। अभी या इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं, जैसे अगर 25 पीपीएम का आपका घोल है, 100 लीटर पानी है, उसके अंदर अगर आप कोई 2.5 ग्राम दवाई मिलाते हैं तो वो आपका 25 पीपीएम का घोल बनता है। इसी तरह से 100 पीपीएम, मान लो 100 लीटर पानी में 10 ग्राम कोई दम दवाई डालते हैं, इसी तरह से 500 पीपीएम मतलब 50 ग्राम दवाई आप 100 लीटर पानी में डालेंगे तो वो 500 पीपीएम का घोल बनेगा। अभी एक मैंने इसको परसेंटेज में भी कई बार, जैसे हम कहते हैं कि 1% का आप स्प्रे कर दें, तो 1% का मतलब होता है लगभग 10 ग्राम 1 लीटर पानी में दवाई, और परसेंट को भी पीपीएम में कर सकते हैं। 1% का मतलब होता है 10,000 पीपीएम, या 1 ग्राम अगर आप दवाई डालते हैं तो वो होता है 1000 पीपीएम, क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर, अगर आप 1 पीपीएम होता है इसका मतलब 1 मिलीग्राम 1 लीटर में, तो इसका मतलब 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम बनता है। तो ये सीधा सीधा हमारा, अगर आपने 1 ग्राम कोई दवाई डाली तो उसका मतलब वो 1000 पीपीएम हमारा सोल्यूशन हो जाता है। परसेंट में भी कई कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने परसेंट का दिया है कि 1% या 0.1% का मतलब हो गया हमारा 1 ग्राम पर लीटर वाटर, और 0.1% का 1 ग्राम पर लीटर का मतलब हो गया आपका 1000 पीपीएम, और अगर 1% है तो वो हो गया 10,000 पीपीएम। ये उल्टे चलते हैं, आप इसको परसेंट को 10,000 से गुणा करेंगे तो आपका पीपीएम में आ जाएगा, पीपीएम को 10,000 से भाग देंगे तो आपका परसेंट बन जाएगा। तो ये एक मेरे को लगा कि आपकी ये कैलकुलेशन काम की है। इसके अलावा आपको सेम खीरे की तरह इसमें भी अगर आप जैविक खेती के साथ में ये इसको जरूर करना है। जैविक खेती करते हैं तो आपको ये करना ही करना है, लेकिन रासायनिक खेती में भी ये बहुत जरूरी है। ये मैंने पूरी लिस्ट शेयर की हुई है यहाँ पे, इसमें आपको जितनी भी चीजें दिख रही है इन सब का आप इस्तेमाल अपने खेत के अंदर, जो केंचुए की खाद जो है ना, या गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद में
आप देख रहे हो इस पे कितनी अच्छी फंगस पैदा हुई है, दिख रही है आपको व्हाइट व्हाइट ये पूरी। तो इस तरह से आप इसको डेवलप करके 8-10 दिन ऐसा जैसा आपको इसमें बेड दिख रहा है, ये सब इसमें लगभग 1 टन खाद के पीछे हम 1 से 2 किलो तक इनको डाल सकते हैं, जैसे वर्टिसिलियम या एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, पेसिलोमाइसिस। इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट सोल्यूबल जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे पीएसबी, केएसबी, सल्फर सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैम जो है इसको हमको पहले नहीं डालना है, वैम डेवलप नहीं होती है। तो वैम को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैम जब हम इसको खेत में डालेंगे उसी समय इसमें मिलाएं। वैम को आपको इसमें मिला के 10 दिन रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये फोटो है। आप इसको सड़ाने गलाने के लिए पहले डीकम्पोजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने इधर साइड में फोटो दी है। लेकिन इसको जब ये इन सबके साथ में वेस्ट डीकम्पोजर नहीं मिलाना है। वेस्ट डीकम्पोजर को आप या तो पहले इस्तेमाल करें या इसको जब 10 दिन बाद के अंदर खेत में डाल दें, उसके बाद इसको वेस्ट डीकम्पोजर को इस्तेमाल करें। अच्छी सड़ी गली खाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ दिनों दिन जो व्हाइट गर्भ जिसको हम कहते हैं, इसकी समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा जड़ें काट देती है। और ये ऐसी कैटरपिलर या व्हाइट गर्भ ऐसा है कि पोलीफेगस जिसको कहते हैं, यानी हर फसल की जड़ों को ये खा जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें। और गोबर इसका मेन घर है, मतलब इसका बंगला है, आप यूं समझ लो। उस बंगले से ये आपके बंगले में आ जाती है हमारी मिट्टी में और अपना नुकसान करना चालू कर देती है। तो अच्छी सड़ी गली खाद होना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर ये ना, ये ध्यान रखें, खाद इस तरह से डालनी है। राइस हस्क यहाँ पे मैंने एक आपको साइड में दिखाया हुआ है फोटो। आप चाहें तो राइस हस्क लगभग 2 से 5 टन, ऐसे किसान भाई जिनकी मिट्टी बहुत ज्यादा काली है, वो जो हवा और पानी का अनुपात मैंने आपको बताया था वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप जो राइस हस्क जिसको चावल की भूसी कहते हैं ना, जो फैक्ट्री से निकलती है, इसका इस्तेमाल भी आप 3 से 5 टन 1 एकड़ में कर सकते हैं। ये आपका एरिएशन को बढ़ाता है। मिट्टी को निर्जमीकृत कैसे करना है, 2 वीडियो मेरे ऑलरेडी डले हुए हैं, ये आप अपने यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ सोयल के नाम से है, या सोयल स्टरलाइजेशन आप कुछ भी डालेंगे या अपना चैनल का नाम डालेंगे तो भी उसके अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सोलोराइजेशन का हालांकि अभी समय नहीं है, फिर भी इसका भी आपके वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है अपने के अंदर यूट्यूब के ऊपर। सर्दी की फसल में जब भी हम सर्दी की फसल के बाद, क्योंकि हमारी शिमला मिर्च जनरली हम लगाते हैं, तो सर्दियों के अंदर ओनली खाद ज्यादा जाता है, पानी कम जाता है। तो हमारी जो मिट्टी है उसका इसी और पीएच बढ़ जाता है, क्योंकि फिलर्स जाते हैं ना, उसमें पानी कम गया, उसकी इसी बहुत हाई हो जाती है। इसलिए एक अच्छा पानी फ्लड इरिगेशन उसमें करना जरूरी है। और अगर आप नेट हाउस के किसान भाई हैं, क्योंकि शिमला मिर्च जनरली हम रेनी सीजन के अंदर या उसके जस्ट बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे आप अगर संभव हो तो अर्ली, अगर आपके जल्दी जो मानसून की अगर बरसात आ जाती है, तो उस पानी को आप एक बार अपने नेट हाउस में या पोली हाउस में बरसात का पानी जरूर भर लें, ताकि उससे जो लीचिंग है वो बहुत अच्छी होती है। खेत को 3-4 बार 5 बार हमको अच्छी तरह से रोटोवेटर चलाना है। ये शिमला मिर्च का जर्नल फर्टिगेशन शेड्यूल है, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। और अब इसके अंदर फर्टिलाइजर कैसे डालने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। 4-5 बार जनरली हमको जुताई करनी होती है, तो हर जुताई के अंदर आप इसमें एक एक फर्टिलाइजर डालते जाएं। जैसे फर्स्ट जब हम जुताई करते हैं तो उसके अंदर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं, एसएसपी। एसएसपी का नियम ये कहता है कि कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करने से या बीज लगाने से 8-10 दिन पहले हमको एसएसपी डालनी चाहिए। तो 8-10 दिन पहले जब हम ये काम शुरू करेंगे उस समय पे आप ये कर दें। मैंने देखा है कई किसान भाई डेली एक बार उसमें हल्का हल चलाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा रहती है, स्पेशली नेट हाउस वाले किसान भाई। तो डेली आप अगर हल चला रहे हैं तो मैं कहूंगा कि 4-5 बार तो हम चलाते ही हैं, या अल्टरनेट। तो हर जुताई के साथ में आपको एक एक खाद डालनी है। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि जो एक कंपेटेबिलिटी, जो ये लड़ाई करते हैं ना पोषक तत्व, वो आपस में लड़ाई नहीं करें, ये हमारा मकसद है। तो हर जुताई के साथ, और शुरुआत आपको किससे करनी है, सिंगल सुपर फास्फेट से करनी है,
सेकंड जब आप उसमें हल चलाएंगे तो आप उसमें जिंक, फेरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट वो डाल सकते हैं। पोटाश भी अगर आप 3-4 जुताई कर रहे हैं तो पोटाश भी उसके साथ डाल दो। आप 5 जुताई कर रहे हो तो ये जिंक, फेरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दो, पोटाश को अगली जुताई में डाल दो। मतलब जितनी आप जितने इनको छोटे छोटे हिस्सों में हम डालेंगे उतना ही ये मिट्टी में जाके अच्छे से मिक्स होंगे आपस में, क्योंकि मिट्टी एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं अपना, उसको सब चीजें उसमें समा जाती है। तो मिट्टी में जाने के बाद ये लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हम एक साथ डाल देंगे और वो अगर अच्छे से जुताई नहीं होती है तो वो सारे एक साथ मिलके फिर वो है ना, वो लड़ाई करना चालू कर देते हैं। इसलिए तीसरी जुताई में आप कार्बोफुरान, क्योंकि अगर आपके निमेटोड की समस्या आती है तो आप 15 से 20 किलो पर एकड़ का कार्बोफुरान काम में ले सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 10 किलो में, यहाँ पे डोज लिखना उसकी आई थिंक, ओके डोज तो इसके अंदर लिखा हुआ है, हाँ कैल्शियम नाइट्रेट इधर सबकी डोज लिखी हुई है। तो ये हमको कैल्शियम नाइट्रेट भी उसमें डालना है। और डीएपी जो हम डालना है वो आखिरी जुताई के समय हमको डालना है। तो इस तरह से आप हर जुताई के साथ एक एक जो खाद है वो डालते जाएं। ये जो मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये सबसे जो टॉप मोस्ट के जो किसान है, जो सबसे अच्छी शिमला मिर्च बेस्ट क्वालिटी की लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। पॉलीसल्फेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। आईसीएल का मैं कहूंगा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। सभी तरह की खेती में आप इसको यूज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक है, सबसे अच्छी बात यह है। और 4 न्यूट्रिएंट इसके अंदर होते हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका पोटास। तो अगर आप पॉलीसल्फेट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये डालने की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो हमको लगभग 75 से 100 किलो, 50 किलो तो आप डालें डालें, मैं कहूंगा ये आप इतना उसके अंदर डाल सकते हैं। अब उसकी साफ सफाई सेम मैं कहूंगा कि खीरे की तरह इसमें भी वायरस, थ्रिप्स और माइट, ये 3 ऐसे सबसे बड़े शिमला मिर्च के दुश्मन है। और वो जो आपके दुश्मन है वो आपके, मतलब जैसे कहते हैं ना चारों बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे वो अपनी बंदूकें ताने खड़े हैं। और आपने अगर उनकी बंदूकों को या उनको नहीं मारा ना तो वो हमारे अंदर वो गोली चला देंगे और हमारा पूरा का पूरा जो पोली हाउस है खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि 15 से 20 दिन पहले ही आप इन सबको खत्म कर दें अच्छे से, ये हमको ध्यान में रखना है। देखिए एंट्री गेट में सब जगह अच्छी सफाई करें। पेड़ पौधा एक भी नहीं लगाना है ग्रीन हाउस, पोली हाउस के, नेट हाउस के पास में। प्लीज ये आप अच्छे से नोट कर लें, या तो पेड़ पौधों की खेती करें या फिर आप ग्रीन हाउस की खेती करें। अंदर भी आप जो है पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं खरपतवार के लिए। कई किसान भाई आजकल यहाँ पे पुरानी मल्च पड़ी होती है वो भी डाल देते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आप खरपतवार देख रहे हैं, खूब सारे खरपतवार उग रहे हैं। मैं कहूंगा कि हॉकी एरिया में एक भी खरपतवार नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर से जो भी हमारा जो भी निकल के आते हैं ना, ये माइट है और है, उसको लैंड करने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाती है। और यहाँ पे फिर वो डेवलप होके या एक उसका मिडवे बन जाता है। ये बाहर से उड़ती उड़ती आई, वो थक गई और उसको यहाँ पे ये आपने अच्छा उसमें घास मिल गया हरा हरा, तो यहाँ पे उसका मिडवे हो गया, यहाँ पे उसने आराम किया और यहाँ से फिर सीधा जो है हमारी फसल पे उसने अटैक कर दिया। तो इसका हमको ध्यान में रखना है। ये देखिए आपको सबूत के साथ में दिखा रहा हूँ। इस पे पूरा अगर आप हाई रिजोल्यूशन पे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पूरा इस पे माइट है। और ये जो है ये एक ये सोलेनेसी पौधा ही है जो इसके कुल का ही है। और ये एकदम ये जो पौधा है यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया है और यहाँ पे ये छोटा किया है, और इसके एकदम साइड में आप देख रहे हैं आपका जो है वो नेट हाउस लगा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी माइट इसी तरह से शिफ्ट होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप खरपतवारों को कंट्रोल कर लेते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का पेस्टिसाइड, आपका उसकी पेस्टिसाइड की लेबर और उसको पेस्टिसाइड को लाने ले जाने का खर्चा अगर आप सारा जोड़ते हैं तो 1 लाख रुपए का आप आराम से एक जो एकड़ के अंदर एक सीजन में आप बचत कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, आप ये देखिए यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड में पोली हाउस दिख रहा है और उसके सामने ये जो पौधा है इसके ऊपर ये मिलीबग आया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप नीचे एक ये फोटो है, इसमें आप देखेंगे जाला जाला दिख रहा है, ये मेरीगोल्ड खड़ा है और इसके साइड में आपका
जो है वो पोली हाउस बना हुआ है। तो इस तरह के आप अच्छे से चारों ओर घूम लें। हफ्ते में एक बार आपको चारों ओर विजिट जरूर करनी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप डेली अगर अपने खेत पोली हाउस या नेट हाउस के चारों ओर घूमते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को इसका भी एक वीडियो मेरे को लग रहा है अलग से बनाना पड़ेगा। वायरस, माइट और थ्रिप्स, इनसे बचना बहुत जरूरी है। और अलग अलग वीडियो मेरे ऑलरेडी डले हुए हैं। मेरा निवेदन है कि वो आप सारे वीडियो अच्छे से देख लें। और जो हमने सॉल्यूशन खेत तैयार के समय जो मैंने आपको जैविक बताया था, वो सेम का सेम जो है आप बेड के टॉप पे भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ताकि इसका जो रस निकल के हमारे, क्योंकि इसकी जड़ें भी ऊपर ही रहती है शिमला मिर्च की, तो वो सीधा जो है हमारे पौधे को जो एनर्जी दे देगा। ये देखिए बेड कैसा बनाना है मिट्टी के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा अच्छी हाइट का बेड होना जरूरी है, क्योंकि हालांकि इसकी जड़ें भी ऊपर रहती है लेकिन आधा फीट तक जाती है। खीरे से थोड़ी सी ज्यादा गहरी जाती है, इसलिए लगभग पौना फीट 1 फीट हाइट का हमारा बेड होना चाहिए। और चौड़ाई वही सेम जो हमारी है, जिसे हम खीरे में रखते हैं, 75 से 80 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जो आपका बेड है, मैं अभी बहुत सारे फोटो आ रहे हैं मेरे पास में, इतना बताने के बाद भी जो आपके बेड हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं। बेड को आप मेंटेन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कहीं पे ड्रिप का पानी जा रहा है, कहीं सूखा रह रहा है, कहीं पे काई जम रही है। इतने सारे, मतलब मेरे को बड़ा दुख होता है कि इतना बताने के बाद भी आप में सुधार नहीं हो रहा है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरा तो सपना है कि मैं आप सबको डॉक्टर बना दूं मेरी तरह ही। तो इसलिए बेड को अच्छा बनाना है, क्रिकेट के मैदान की तरह, पिच की तरह। पिच अच्छी होगी, बैटिंग अच्छी होगी। पिच खराब है तो वो जीरो पे आउट हो जाएगा हमारा शिमला मिर्च का पौधा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें कि बेड हमारी अच्छी होनी चाहिए। सेम हमारी खीरे की तरह ही बेड बनेगी, लगभग 160 से 200 सेंटीमीटर, जैसा आपका पोली हाउस के जो दो पोल के बीच की दूरी है उसके अंदर जितने बेड आएंगे, 160 से 200 सेंटीमीटर में आपको बेड का सेंटर से बेड का सेंटर रखना है। उस हिसाब से आप इसमें 5 बेड या 4 बेड, 6 बेड, अगर आपकी ज्यादा दूरी है तो उतने ही बनाने हैं। 160 सेंटीमीटर से कम किसी भी हालत में बेड के सेंटर से बेड के सेंटर की दूरी कम नहीं रखनी है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि नहीं तो एरिएशन और सनलाइट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, अगर आपका नेट हाउस है तो वहां पे 4 बेड बनेंगे, 3 बेड आपके इस तरह से बीच में और आधा आधा जो है वो पोल के साइड में। 5 बेड, या मैं तो कहूंगा कई किसान भाई तो सिर्फ 3 बेड ही बना के खेती कर रहे हैं, 2 बीच में और आधा आधा ये जो पोल वाला, उसमें भी उतना ही पैदा आ रही है जितनी हमारी 4 बेड में आ रही है। और जिसने, अगर किसी ने 5 बेड बनाए हैं तो उसकी पैदावार कम हो रही है। रीजन की पौधे को भी एक तो स्पेस चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसको एरिएशन चाहिए, वो अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो ये इस तरह से बेड बनाने के बाद में हमको ड्रिप लाइन पहले अच्छे से सेट करनी है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से आप। और दो जो ड्रिप लाइन के बीच की दूरी है वो हमको लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी है, 30 सेंटीमीटर के आसपास हम रख रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा, कितना सुंदर बेड बना हुआ है। इस तरह से आपके बेड होने चाहिए। अब आता है मेन कि हमको पौधा कैसे लगाना है, बीज का चुनाव कैसे करना है, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सीड का अंदर ये शिमला मिर्च जो है खीरे से थोड़ा सा अलग है। खीरे में मैं कहता हूं कि 90% आपका मैनेजमेंट है, लेकिन शिमला मिर्च के अंदर 50% आपका मैनेजमेंट है और 50% आपकी वैरायटी है। बहुत सारी कंपनीज की अच्छी अच्छी वैरायटीज आ रही हैं, रिजवान है, इंजे जार्डेन है, सिंजेंटा कंपनी है। इनकी आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, या आपकी मार्केट की डिमांड क्या है। अलग अलग कलर भी आ रहे हैं इसमें, ऑरेंज कलर आता है, येलो कलर आता है, रेड कलर आता है, पर्पल कलर की भी आती है। तो वो आपको मार्केट के हिसाब से, मैंने पर्पल लगा ली शिमला मिर्च, पता लग रहा है बाजार में उसको लेने वाला ही नहीं मिल रहा है। तो ये हमको पहले आप मार्केट का एनालिसिस में जरूर करें, उसके हिसाब से आप चुनाव करें। जैसे ज्यादातर जो है हमारे अपने लाल और पीले रंग की चलती है, तो ये आप लगाएं, इसका आप सीड ले लें। दोनों 50-50% लगानी है, ये भी हमको ध्यान रखना है। आधी और आधे आधे में पार्ट में लगानी है। कई किसान भाई कैसे कॉल आ रहे थे, साहब एक पौधा लाल का लगा देते हैं, एक पीली का, फिर एक लाल का एक पीली का, ऐसे नहीं करना है। आधा एकड़
2000 वर्ग मीटर में पूरा लाल लगाना है, 2000 वर्ग मीटर में पूरा पीला लगाना है। और दोनों वैरायटीज आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो एक साथ हो, तभी आपको मार्केट में पता लगे। लाल पहले आ गई, पीली तैयार ही नहीं हुई, पीली में अभी 10 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे, या आपकी पीली पहले आ गई और लाल तैयार नहीं हुई, तो आपको इश्यू आएंगे। क्योंकि मार्केट में जब हम कलर कैप्सिकम के ऊपर जाते हैं तो दोनों की बराबर डिमांड रहती है। जब आपके पास में दोनों होगी तभी आगे आपको रेट अच्छा मिलेगा, नहीं तो रेट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए ये आप जरूर ध्यान में रखें कि जिस भी कंपनी का आप सीड लें उसके प्रतिनिधि को ये जरूर कंफर्म करें कि भाई साहब इनकी जो है हार्वेस्टिंग विंडो सेम है या नहीं है। लगभग जैसे मैं आपको बात करूं, मोटा मोटा 70 दिन से लेके और 85 दिन, जिस दिन आप पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे उसके 70 से लेके 85 दिन के बीच में आपकी पहली हार्वेस्टिंग जो है कलर्स कैप्सिकम की होती है। अगर आप ग्रीन ले रहे हैं तो लगभग 45 से 50 दिन के बीच में आपकी जो पहली हार्वेस्टिंग है, कई बार 55 दिन ले लेते हैं, जो पहली हार्वेस्टिंग है वो होती है हरी शिमला मिर्च की। तो इस हिसाब से हमको एक मार्केट भी देखना है कि हमको शुरू में अच्छा रेट मिलता है, इसलिए हमको ध्यान में रखना है। कई कंपनीज की ऐसी वेराइटीज आती हैं जिनमें थ्रिप्स वगैरह माइट का थोड़ा सा अटैक कम होता है, तो ये भी आप उनसे जो प्रतिनिधि हैं उनसे कंफर्म करके ऐसा कर सकते हैं। कितने पौधे लगाने हैं, मैं कहूंगा यहाँ पे भी जो इसमें खीरे में तो फिर भी चल जाता है, उसकी बेल लंबी जाती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जितने पौधे जैसे मैंने बताया, लगभग आपका पॉली हाउस है तो 9000 से ज्यादा किसी भी हालत में पौधे नहीं लगाने हैं। और नेट हाउस भी है तो भी मैं कहूंगा 9000 पौधे ही आप लगाएं, ज्यादा से ज्यादा 100-200 प्लस माइनस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 10% पौधे हैं वो एक्स्ट्रा रखते हैं, 10% 15%। तो आपको अगर सीड खरीदना है तो आप 11 पैकेट या 11,000 बीज खरीदें, क्योंकि इसमें रीटेक का मौका नहीं मिलता। आपके नुकसान हो गया, पता लग गया कि जर्मिनेशन में कई बार प्रॉब्लम आ गई, तो पता लगा कि वो समय निकल गया। फिर मैंने कहा कि जैसे इसकी विंडो बहुत छोटी है, जितना हम लेट करेंगे इसको सीड पौध तैयार करने में या लगाने में, उतना ही आगे स्पेशली नॉर्थ इंडिया के किसान भाइयों से निवेदन है, वहां पे क्या है फिर ठंड आ जाती है। तो जो मैंने 70 दिन बोले हैं ना, फिर वो 70 दिन पे आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग नहीं होगी, फिर पता लग रहा है वो 90 दिन पे हो रही है, 100 दिन पे हो रही है। और इतने में फिर क्या है, मार्केट का जो भाव है वो डाउन हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने जो है ये मार्केट में रेट लगभग अच्छा रहता है शिमला मिर्च का। तो इसलिए बड़ी सावधानी से आपको पौध तैयार करनी है। और मेरा ये भी निवेदन है कि अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, सीड कॉस्टली आते हैं, तो ये आप जो है वो कोई अच्छी आपके पास में नर्सरी हो, जैसे हरियाणा में मैं कहूँगा बहुत अच्छा सिस्टम है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की नर्सरीज हैं, वहां से आप तैयार करवा सकते हैं, या कोई ऐसी प्राइवेट नर्सरी जो बहुत अच्छा विश्वास वाले हों, हाइजीनिक आपको पौध तैयार करके दें, वहां से आप इसकी नर्सरी तैयार करो। अभी कई बार ये भी होता है कि हमको हरी शिमला मिर्च लेनी है सर, तो हम कौन सी वैरायटी लगाएं। आपको हरी शिमला मिर्च लेनी है तो भी मैं कहूंगा कि आप कलर कैप्सिकम पे ही जाएं, क्योंकि पहले उसका रंग जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं ग्रीन ही होता है, फिर वो कलर चेंज करती है। तो इससे हमारे पास में क्या है, दोनों हाथों में लड्डू रहता है। कल को आपने हरी लगाई और हरी का रेट डाउन आ गया, अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने हरी कलर लगाई, हरी बेचना चाह रहे थे, लेकिन हरी का रेट डाउन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको रोक लेंगे। कलर का हो सकता है हमको रेट अच्छा मिल जाए। तो इसलिए अगर आप हरी शिमला मिर्च भी प्लान करें तो उसमें भी जो कलर कैप्सिकम वाले सीड हैं उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा आता है, क्वालिटी भी अच्छी है। आप कलर कैप्सिकम सीड का ही चुनाव करें, चाहे हमको हरी लगानी हो तो भी। अब बेड बनाने के बाद मल्चिंग से पहले इसमें हमको क्या क्या काम करने हैं। ड्रिप लाइन को बिछाने के बाद बेड को अच्छे से गीला करना है, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है इस तरह से। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस उससे अलग है, हटके है खीरे से। तो इसलिए आपको पूरा बेड इसको गीला करना है अच्छे से। और 300 ml जो वेलम प्राइम आता है बाहर का, वो आप चला सकते हैं, या फिर 10 किलो कार्बोफुरान बेड के ऊपर डाल सकते हैं। और कार्बोफुरान की क्या है, फ्यूम्स निकलती है। तो अगर आप, मैं कहूंगा इसको, जैसे 10 किलो है हमारी पर बेड के हिसाब से, सपोज 50 बेड है
तो पर बेड का आप उसकी क्वांटिटी निकाल लें, थोड़ा-थोड़ा उसको डालते जाएँ और जैसे-जैसे डालें, उसके पीछे आप उसमें मल्च लगाते जाएँ, तो आपको कार्बोफ्यूरॉन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, तना गलन की शिकायत अभी आपके चल रही है, मेरे को पता है, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया। एनीवे अभी बन रहा है। तना गलन की जिनको शिकायत आ रही है, उसके लिए 1 किलो कार्बेंडाजिम और आधा किलो जो रिडोमिल गोल्ड आती है या मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब जो आता है, इसको 100 से 200 किलो वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके आप बेड के ऊपर डाल दें पूरा इसको। जो अगर आप ऑर्गेनिक डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर ऑर्गेनिक नहीं डाल रहे हैं वो वाला मिक्सचर, तो फिर आपको ये डालना है। और ऐसा फीडबैक है, जो अच्छे किसान हैं उन्होंने ही ये मेरे को सजेस्ट किया था कि ये डालने से तना गलन की जो शिकायत है वो ऑलमोस्ट 0% हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। उनके मैं आपको अभी आगे फोटो भी दिखाऊंगा। तो ये आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये ध्यान में रखना है। अभी कई किसान भाई पूछते हैं कि मल्चिंग लगाएं या नहीं लगाएं। मैं कहूंगा ये अच्छी भी है, बुरी भी है। शुरू के लगभग 1.5 महीने तक तो ये बहुत बुरी लगती है, क्योंकि पूरा उसका तापमान बढ़ा देती है, लेकिन उसके बाद में ये अच्छी भी लगती है। सर्दियों के अंदर मैं कहूंगा विशेष रूप से अगर आप नेट हाउस वाले किसान भाई हैं, तो 100% हमको मल्चिंग लगानी ही लगानी है। पोली हाउस वालों में तो फिर भी एक आधा परसेंट चल सकता है, लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि सर्दी, खास करके ये नॉर्थ इंडिया के किसानों के लिए है। अगर आप अदर देन नॉर्थ इंडिया है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि मल्च लगानी है, और क्योंकि मिट्टी का तापमान हाई होता है, इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा बेड का टेम्परेचर है वो हाई नहीं जाए। तो दो काम हमको जरूर करने हैं। होल का साइज कम से कम 4 से 5 इंच रखना है, और इसको पूरा पैक नहीं करना है साइड से। ये देखिए किसान भाई ने ये 11 अगस्त का जो है ये लगा हुआ था ये, और ये 14 अगस्त की मैंने उनको वहां पे विजिट की थी, जस्ट आफ्टर 3 डेज। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने कर रखा था। और ये फोटो जो है दोपहर के बिल्कुल 1 बजे का फोटो है। उस समय पे भी इसमें हल्की सी आपको अगर लग रहा होगा ड्रूपिंग सी आ रही है, वो इसीलिए कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो बढ़ रही थी। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी मिट्टी का तापमान हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर मिट्टी का तापमान 25 डिग्री से ऊपर जाएगा तो 100% तना गलन आएगी, चाहे वो आपका शिमला मिर्च है, चाहे वो आपका खीरा है, चाहे आपकी टमाटर है। तो इस बात की आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि 25 डिग्री से ऊपर जो मिट्टी का तापमान है वो हमको नहीं जाने देना है। उसके लिए जो कुछ जुगाड़ हम कर सकते हैं वो हमको करनी है। ये अपना हो ही गया है। और इसी तरह से सर्दियों में 25 डिग्री अभी गर्मी से जूझ रहे हैं, सर्दी में अगर आपकी बेड का तापमान 15 डिग्री से नीचे जाएगा तो हमारा जो न्यूट्रिएंट, जो जितने भी न्यूट्रिएंट है उनका अपटेक जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर सर्दियों में 15 डिग्री से नीचे आपका तापमान जाता है आपके मिट्टी का, तो वहां पे मल्च 100% हमको लगानी है। और अ, अगर आपका नहीं जाता है इतना, सर्दी और गर्मी आप बैलेंस हो रहे हैं, किसी ऐसे रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो फिर आप मल्च को लगाएं या नहीं लगाएं, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। अब इसको पौध को उपचारित कैसे करना है, जैसे आप ये देख रहे हैं। एक तो जब भी हम पौध लेके आए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है लगाने में। मैं कई बार देखता हूँ हम 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से पौध लेके आ रहे हैं, और लाते ही वो आदि कुछ सब डिस्टर्ब हो रही है और फटाफट उसको लगाने की करते हैं। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उसको 1 दिन 2 दिन, मैं तो कहूंगा अगर 4-5 दिन भी आप रेस्ट देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाने के बाद इसको कार्टून से आप बाहर निकालें, और जहां पे आपका नेट हाउस या पोली हाउस में लगाना है, उसके उत्तर वाली जो दिशा है वहां पे मौसम ठीक रहता है, वहां पे आप उसको रख सकते हैं। ताकि एक देखो, यह एक तरह से आपकी गेस्ट है, ये बाहर से आए है ना पौध, तो ये हमारी गेस्ट है। उस गेस्ट को आपको पहले अच्छे से रखना है, वो आपके एनवायरनमेंट में ढल तो जाए पहले। वो बाहर से आया है कोई चल के, तो उसको पता ही नहीं कि आपके यहाँ पे कैसा मौसम है। तो आपको उस मौसम के अनुरूप उसको ढालने के लिए पहले 1-2 दिन रखें बाहर, उसके बाद में फिर हमको लगाना है। और जब हम उसको रखेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो आप उसमें हल्का सा जैसे 1 ग्राम
का जो कैप्टान आती है या कार्बेंडाजिम आती है, उसका पानी भी आप उसको दे सकते हैं। अगर ज्यादा दिन रख रहे हैं तो आप उसके अंदर 19-19 2 से 3 ग्राम पर लीटर वाला पानी भी इसको आप पिला सकते हैं। हालांकि मेरा नर्सरी का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, उसके अंदर पूरा नर्सरी में फर्टिगेशन कैसे करते हैं वो उसमें दिया हुआ है, आप वहां से वो देख सकते हैं। अब इसको उपचारित करना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कई किसान भाइयों को ये वाला जो जुगाड़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने बताया भी था। आप ईंटों का इस तरह से बना के उसके अंदर एलिएट जो आती है फोसेटाइल 80% एलिएट के नाम से जो बाहर का आता है वो आप काम में ले सकते हैं, या आप एजोक्सिस्ट्रोबिन जो आता है अकेला उससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। लेकिन ये जो फोसेटाइल है ये अच्छा फंजीसाइड है, और ये थ्रो रूट और पत्तियों दोनों के ऊपर काम करता है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 2 ग्राम पर लीटर पानी जैसा आप ये देख रहे हैं। और अगर आपको ईंटें भी नहीं मिल रही है तो आप इस साइज का एक खड्डा भी बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे अपना वाटर टैंक तो बहुत बड़ा हो गया, आप फावड़े से एक मिट्टी के अंदर इस साइज का आप बना लें, और उसकी जो डेप्थ है वो 1-1.5 इंच 2 इंच से ज्यादा हमको नहीं रखनी है, ताकि ये जो आप देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रे है उसका सिर्फ नीचे का पार्ट ही उसके अंदर जाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे जो मैंने फोटो दिखाया है ये गलत सिस्टम है, पौधे के ऊपर इस तने को ये वाला जो घोल है ये उसको टच ही नहीं होना चाहिए, उसको नीचे से पानी हमको देना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जड़ों को ट्रीट करना है, तने या पत्तियों को ट्रीट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। और आपको अगर लग रहा है शुरू में कुछ सकिंग पेस्ट के भी चांस हो सकते हैं उसके आने के, तो उसमें हल्की सी इमिडा या थाइमेथोक्साम जो आती है आधा ml इसी पानी के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको उपचारित करना पौध को बहुत जरूरी है, विशेष रूप से टमाटर और शिमला मिर्च के अंदर, ये आप देख लें। कोई भी आपको डाउट हो मोस्ट वेलकम, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स कीजिएगा। ये देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इन्होंने ये इस तरह से कर रहे हैं, और आपको जैसा अच्छा लगे जैसा आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। मेरे को ये वाला ज्यादा अच्छा लगा, ये जो ईंटों में बड़ा सारा आप बना सकते हो, ताकि आपकी पूरी पौध को एक साथ जो है वो 20-30-50 ट्रे को आप इस तरह से बना के उसमें पानी दे सकते हैं। इसका लेवल पूरा एक जैसा होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखें, और सब पौधों की ओनली जो नीचे जो उसका प्लग है वहीं तक उसमें पानी आना चाहिए, उससे ऊपर जैसे इसमें आ रहा है इस तरह से उसमें पानी नहीं आना चाहिए। अभी लगाना कैसे है, नो डाउट त्रिकोण विधि या जो जिग जैग हम बोलते हैं उस तरह से हमको लगाना है, इसमें आपको दिख रहा होगा। और आ, इसलिए इसलिए लगाते हैं कि पौधे को ज्यादा से ज्यादा हमको स्पेस मिले। ये देखिए ट्रांसप्लांट जब हमको करना है, ये आप खास ध्यान में रखें, डंपिंग की प्रॉब्लम जब भी आती है, जब इसका जो पूरा प्लग है हम उसके तने के ऊपर 1-1 इंच तक कई जगह मैं देखता हूँ, आगे आपको फोटो भी दिखाऊंगा, 1-1 इंच तक मिट्टी लगा देते हैं, तो उससे ये जो तना है ये कोमल होता है, इसके 100% आपकी डंपिंग आएगी फिर। इसलिए इसको ज्यादा गहरा नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जितना हमारा प्लग है, उस प्लग के ऊपर हल्की सी मिट्टी आनी चाहिए बस। हम 10 दिन बाद दोबारा मिट्टी लगा देंगे, लेकिन एक बार पौधा हमारे एनवायरनमेंट में आ जाए, उसका तना मजबूत होना शुरू हो जाए, तब हमको इसमें मिट्टी लगानी है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप मिट्टी लगा सकते हो, तो ये हमको ध्यान में रखना है। हल्के हाथ से लगाना है, बहुत ज्यादा इसको दबाना भी नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें मिट्टी भी नहीं छोड़नी है, ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इसकी भी मैं आगे फोटो दिखाऊंगा। अगर हमारे इस प्लग के पास में हवा रह जाएगी तो भी जो है वो नुकसान करेगी। अभी इसको उपचारित करने का मैंने आपको बताया, तुरंत बाद पानी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके अंदर हवा रह जाती है। और क्योंकि हमने पहले उसको एलीट या फोसेटाइल से ट्रीट किया है अगर पौध को आपने, तो आपको कोई भी आ, पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको कोई फंजीसाइड देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप उसमें फंजीसाइड कोई भी दे सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट जो आप पानी देंगे, पानी देना बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने पौध को ट्रीट किया है तो आप उसके 2-3 दिन बाद ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैं कहूंगा ये सिल्वर कंटेंट वाला मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है, आई थिंक ज्यादा ये महंगा भी नहीं है, ये आप काम में ले सकते हैं। और 2.5 ml पर लीटर वाटर की इसकी ड्रेंचिंग करनी है। प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिल्वर कंटेंट वाला, इसलिए कि इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है,
सिल्वर मिक्स होने से थोड़ा सा कॉस्टली है ये नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो सिल्वर कंटेंट वाला है वही आपको काम में लेना है। और 2-3 दिन अगर आपको लग रहा है डाउट है कि मेरे तना गलन आ सकता है, तो आप 2-3 दिन लगातार भी इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और इसका इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि 2 घंटे बाद ये खत्म हो जाता है एक तरह से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि इसको ठंडे मौसम में करना है। ये ध्यान रखें आप। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म मौसम में काम में नहीं लेना है। अब हमको अगर फिर भी जरूरत लगती है तो 6 से 7 दिन बाद जो एजोक्सिस्ट्रोबिन अकेला आता है या एजोक्सिस्ट्रोबिन ट्यूबिकोनाजोल आता है या ट्यूबिकोनाजोल जो आता है फोलिक्योर या एक एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनकोनाजोल आता है, मैं आपको आगे पूरी लिस्ट शेयर करूंगा, उससे आप जो है वो ड्रेंचिंग कर सकते हैं अगर आपको तना गलन का डर लग रहा है। तो अगर पौधा स्वस्थ है तो फिर आपको सागरिका जो आती है, जो सीवीड है, सागरिका इसको का ले सकते हैं या कोई भी सीड भी सीवीड एक्सट्रैक्ट जो आते हैं वो आप ले सकते हैं 1 लीटर 1 एकड़ में। प्लस उसके साथ में 1261 जो हमारी खाद आती है वो 500 ग्राम, ये आपको 1 एकड़ 4000 वर्ग मीटर की डोज है, उसको आप देना है ताकि जो हमारा रूट सिस्टम है वो अच्छे से चल जाए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो आप। और सबसे बड़ी गलती, इतने खरपतवार मैं कह रहा हूं कि नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे देखो पहली बात गलत पौधा लगाया, दूसरी बात इस पौधे से पहले तो ये खरपतवार इतना बड़ा हो रखा है। तो मैं आप सबसे मेरा निवेदन है इतनी बड़ी गलती नहीं करें। यहाँ पे इसके अंदर 100% मैं कह रहा हूँ आपके माइट और व्हाइट फ्लाई जरूर छुपी हुई बैठी है। और आपका ये पौधा अभी तो ये मतलब कह रहे हैं ना, ये पैदा ही नहीं हुआ एक तरह से, और उसके लिए वो तैयार है एकदम, जो हमारा दुश्मन है। तो इसलिए एक भी घास का तिनका मैं कहूंगा आपके खेत में नहीं होना चाहिए। चाहे आप वीडीसाइड यूज करें चाहे मैनुअली निकलवाएं, उसको पूरा निकलवा के रखना है। विशेष रूप से जिस समय हमारा पौधा लग रहा है उस समय खास ध्यान में देना। ये देखिए पौधे के पास हवा रही हुई है, तो इस तरह से हवा रह जाती है, ये हमको ध्यान में रखना है। और ये देखो इसके अंदर पूरा का पूरा, ये देखो आप, ये पूरा पौधा इसलिए मुरझा रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे लगाने के बाद में पानी नहीं दिया। तो लगाने के बाद में हल्का पानी देना बहुत जरूरी है, चाहे आप उसको ड्रिप से दें चाहे आप उसको खाली पानी कप से दें, कैसे भी दें। इस तरह से देखिए काफी सारी इसमें हवा रही हुई है। ये देखिए डंपिंग, इसमें आप देख रहे हैं पूरा ये इस तरह से डंपिंग आई हुई है। ये देखिए कितनी, ये देखियो आप स्पेशली पूरा का पूरा नेट हाउस खत्म हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, अभी बरसात का मौसम भी है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि नेट हाउस के किसान भाई पूरा सावधान रहें, उनके ये डंपिंग के चांस ज्यादा रहते हैं। आपको मैंने पूरे एक एक स्टेप अच्छे से समझाए हैं, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखिए पूरा नेट हाउस जो है इनका, इसमें नुकसान हो गया हमारे को, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए पूरी लिस्ट में शेयर कर रहा हूँ, और फिर भी मेरे को काफी सारे मतलब व्हाट्सएप पे आते हैं आप क्या डालें। इतना सारा तो मैंने दे रखा है यहाँ पे, 6+6 12 ड्रेंचिंग के फंजीसाइड की लिस्ट है, जो सबसे टॉप क्लास के फंजीसाइड है उनका मैंने यहाँ पे डोज लिखा हुआ है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का इसी पीएच हाई है तो उसके लिए भी जो मेरा ये वीडियो डला हुआ है इसको मैं अभी और रिफाइन करके डालता हूँ। शानदार फीडबैक आ रहे हैं सभी किसान भाइयों के, ये आप मैं कहूँगा वीडियो जरूर देखें और सभी किसान भाई इसको अपनाएं। और ये देखिए कितनी अच्छी, ये ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद का फोटो है, आप देख रहे हैं। अभी आपको एक चीज और भी बताता हूँ, क्योंकि नेट हाउस के किसान भाई जिनके थोड़ा सा ये ज्यादा रहता है क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी, और ये जो बरसात ज्यादा आती है, उनके लिए भी मैं एक अभी आगे आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये जो काई है ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमारी मिट्टी का ऑक्सीजन खा जाती है पूरा। तो इस काई को हटाने के लिए भी मैं आपको इसके अंदर एक दवाई बताता हूँ, बहुत आसान है बहुत सस्ती है। क्लोरीन जो आती है, ये क्लोरीन बेसिकली न्यूट्रिएंट भी है हमारा, लेकिन उस न्यूट्रिएंट की बजाय ये एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है। तो इसमें 12% कॉमर्शियल ग्रेड क्लोरीन आता है, इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं।
तो 5 से 10 ml इसकी देखिए डोज आपको एक बार रिफाइन करनी होगी। जनरली हम किन्नू के अंदर हमारे किसान भाई इसको यूज करते हैं, वो 5 ml पर लीटर वाटर यूज करते हैं 12% वाली को। तो आप इसके पौधों के पास नहीं करनी, ये जो हमारा चलने वाला रास्ता है जहाँ पे काई ज्यादा आपको अगर समस्या आ रही है तो वहां पे आप इसका जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। ये लिक्विड में आती है और इसके काई जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इवन जो हमारे पीने वाले पानी आता है उसके अंदर भी जो क्लोरीन है, या जिसको अभी मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका, ये पाउडर ब्लीचिंग पाउडर, यस ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होती है, तो आप यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आप इसको यूज करें। ये देखिए ये भी रिसेंट के फोटो आए हुए हैं मेरे पास में, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है पूरा का पूरा। और सबसे जो ये हरियाणा के नंबर 1 किसान भाई हैं हमारे दिनेश जी मनोली से, उनके फार्म के फोटो हैं ये आप देख रहे हैं। ये अभी बंधाई के ऊपर उनका जो पौधा है कैप्सिकम का वो आ गया है, इसमें अभी जो कटिंग प्रूनिंग की स्टेज में आ गया है। फर्टिगेशन, फर्स्ट 15 डेज में ज्यादा फर्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आप चाहें, अगर आपकी मिट्टी में पानी की जरूरत हो तो ही ड्रिप चलानी है, नहीं तो नहीं चलानी है। और अगर ड्रिप चलाएं तो उसके साथ आप 12 जो 19-19 और 12-61-0 2 किलो 19-19 और 1 किलो 12-61-0 दे सकते हैं। या फिर आप उसके साथ में ह्यूमिक एसिड जो है वैम उसकी लगभग 100 ग्राम की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नमी ज्यादा है तो ड्रिप नहीं चलानी है, फिर आप इनकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उससे बाद जो आगे का आएगा फिर वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी यहीं तक, आगे आपको इसकी कटिंग प्रूनिंग, इसका पूरा फर्टिगेशन वो मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगा। थोड़े समय के अभाव के कारण इतना ही आज, और आपके सवालों और सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे कैप्सिकम के किसान भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और होने वाले नुकसान से बच सकें। और आपका अपना ये चैनल है, तकनीकी चैनल है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।